नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेज पर। आज की करंट अफेयर्स की क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम 26 मई 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित बिंदुओं पर हमारी क्लास, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है गगनयान मिशन। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का रूस में गगनयान मिशन के लिए पुनः परीक्षण शुरू हो गया है। भारत का जो पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष गगनयान जो मिशन है, वह देश के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में फिर से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया, यानी उनको फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। इनका जो प्रशिक्षण है वो जो वर्तमान में चल रही कोविड-19 महामारी के कारण रोका गया था, कुछ समय के लिए उसे स्थगित कर दिया गया था। रूसी अंतरिक्ष निगम रोसकोसमोस ने एक बयान में कहा है कि गागरिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर यानी जीसीटीसी ने 12 मई 2020 को ग्लाउकोस्मोस और जेएससी जो सरकारी अंतरिक्ष निगम रोसकोसमोस का जो हिस्सा है, और इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इनके तहत मानव अंतरिक्ष यान केंद्र के बीच बने हुए जो अनुबंध के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया गया है। गगनयान मिशन के तहत वर्ष 2020 में जो स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ जब हम मना रहे होंगे, उस अवसर पर जो 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, और इसके लिए जो 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है, जिन्हें रूस में प्रशिक्षित किया जा रहा है। गगनयान को मुख्य रूप से 3 चरणों के अंदर बांटा गया है, जिसमें से जो पहला चरण है वो दिसंबर 2020 के अंदर प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें एक मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, और उसके बाद में जून 2021 के अंदर इसका जो अगला चरण है, उसके अंतर्गत पुनः एक और मानव रहित अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष के अंदर भेजा जाएगा। और इन दोनों के बाद में वर्ष 2022 में मानव युक्त यानी मानवों को ले जाने वाला एक अंतरिक्ष यान भी अंतरिक्ष के अंदर भेजा जाएगा। अब इसका उद्देश्य जो है वो केवल अंतरिक्ष में प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष यान भेजना ही नहीं है, बल्कि निरंतर मानव अंतरिक्ष उपस्थिति के लिए नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना भी इसका उद्देश्य है। गगनयान इसरो के अंतर्ग्रहीय मिशन के दीर्घकालिक लक्ष्य के में भी सहायक होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसरो के बारे में, जिसका पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जो स्थापना है वह 15 अगस्त 1960 में की गई थी, और इसके जो संस्थापक हैं भारत के जाने माने पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, और उन्हें ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। यह भारत की जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसके अंदर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित जो अनुसंधान है वो किए जाते हैं, और विभिन्न जो अंतरिक्ष के प्रोग्राम हैं वो इसी इसरो के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है वो कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्थित है, और इसका जो प्राइमरी जो स्पेस पोर्ट जो है वह सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के अंदर स्थित है, और इसके अलावा जो दूसरा प्राइमरी स्पेस पोर्ट है वह है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो इस प्रकार से जो 2 स्पेस पोर्ट जो हैं इसके प्राइमरी स्पेस पोर्ट्स हैं। इसके आदर्श वाक्य के बारे में बात करें तो इसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और जो स्पेस टेक्नोलॉजी है इसको आगे बढ़ाने के अंदर निरंतर ये जो इसरो है वो कार्य करता रहा है। वर्तमान में जो इसके जो चेयरपर्सन हैं वो डॉक्टर के शिवान है। ध्यान देने की बात है कि कुछ ही समय पहले भारत ने जो मिशन चंद्रयान 2 भी भेजा था, जो कि 95% सफलता के साथ में पूरा हुआ था, जिसका जो लैंडर विक्रम है वो केवल 2 किलोमीटर की चांद की सतह से केवल 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के उससे संपर्क टूटा था, और उसकी जो सफलता है वो 95% मानी गई थी। और इसी प्रकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनके तहत हमारा गगनयान मिशन है। अगला हमारा टॉपिक है
ओपन स्काईज ट्रीटी यानी जो ओपन स्काईज जो संधि है उस पर आधारित। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हाल ही में यह घोषणा की है कि अमेरिका ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग हो रहा है। यह जो अमेरिका जो वर्तमान में जो अलग हो रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप के जो राष्ट्रपति बनने के बाद में तीसरी ऐसी ट्रीटी है जिससे कि अमेरिका अलग हो रहा है। इस संधि के तहत रूस समेत जो 34 देश हैं उनको अपने विमान एक दूसरे के क्षेत्र में उड़ाने की अनुमति थी। अब ओपन स्काईज को लेकर के होने वाली जो इस संधि पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और इस संधि में शामिल जो सदस्य देश हैं उनके लिए एक हवाई निगरानी प्रणाली की स्थापना भी की गई थी। कुल 34 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे और अमेरिका और रूस ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा इस संधि की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इस संधि के द्वारा जो हथियार रहित हवाई निगरानी क्षेत्र स्थापित किया गया और इसके तहत जो हस्ताक्षर करने वाले जितने भी देश हैं उन देशों के क्षेत्रों पर निगरानी की अनुमति प्रदान की गई। प्रत्येक देश ने अपने क्षेत्र में हवाई निगरानी की जो अनुमति है वो दी है। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो इन देशों के बीच जो 34 देश हैं इनके बीच में आपसी समझ बढ़ेगी और साथ में सदस्य देशों का परस्पर भरोसा भी बनेगा। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है वो है कि ये सबसे बड़ी ऐसी संधि है जिसके माध्यम से सबसे ज़्यादा व्यापक हथियार नियंत्रण प्रयास जो है उनमें सफलता मिली है, जिससे कि सैन्य बलों के बीच में पारदर्शिता और खुलेपन को भी बढ़ावा मिला है। अब ये किस वजह से अमेरिका ने अपने इस संधि से अलग होने की घोषणा की है? उसने इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है और यह रूस पर आरोप लगाया है कि रूस इस संधि के अंदर अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनका पालन नहीं किया। और जैसा कि आपको बताया कि यह तीसरी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय हथियार संधि है जिससे कि अमेरिका अलग हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद में। और साथ ही अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि जो रूस पर जो आरोप लगाते हुए कहा है कि वह क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा करने के इरादे से इस क्षेत्र के अंदर एक ओपन स्काईज रिफ्यूलिंग एयरफील्ड निर्धारित किया है इसने। इस संधि के अंदर हस्ताक्षर करने वाले जो देश हैं उनके अंदर प्रमुख रूप से हम बात करें तो इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, फिनलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, टर्की, बेल्जियम, बेलारूस, क्रोएशिया, बुल्गारिया, बोस्निया हर्जेगोविना, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, डेनमार्क, जॉर्जिया, रशिया, आइसलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, यूक्रेन और स्लोवेनिया, ये कुछ देश हैं जो कि इस जो संधि है उसके अंदर शामिल होने वाले, इसके अंदर हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल हैं। अब भारत के बारे में बात करें तो भारत ने इसी प्रकार की एक संधि जापान के साथ में की है और भारत जापान ने वर्ष 2017 के अंदर ओपन स्काई संधि पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति वर्ष 2016 के अनुरूप इस संधि पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। अगला हमारा टॉपिक है कैबिनेट ने 1 अप्रैल से ROCSCTL यानी कि रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेज एंड लेवीज, इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने 1 अप्रैल 2020 से राज्य और केंद्रीय करों के अंदर जो लेवी है उस योजना को जारी रखने के लिए मंजूरी दी है। तब तक इस परियोजना को निर्यात उत्पादों पर ड्यूटीज और टैक्सेज के जो छूट के साथ विलय कर दिया जाएगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इससे टेक्सटाइल क्षेत्र के जो उन सभी करों और लेवी छूट देकर प्रतिस्पर्धी उन टेक्सटाइल क्षेत्र को सभी प्रकार के कर और लेवी की जो छूट है वो देकर के इसे प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा, जो कि वर्तमान में किसी अन्य तंत्र के तहत छूट नहीं दे रहे हैं। इस योजना के बारे में बात करें तो यह योजना एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है जो निर्यात को फ्रेट ऑन बोर्ड मूल्य के आधार पर पेश करती है। यह रिबेट ऑफ स्टेट्स लेवीज यानी ROSL स्कीम की जगह शुरू की गई थी। ये जो ROSCTL जो है इसका जो परिचय मार्च 2019 के अंदर कपड़ा मंत्रालय की जो अधिसूचना के द्वारा किया गया था और इसको वस्त्र और बनाए गए निर्यात पर स्क्रिप्ट आधारित प्रणाली के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह जो योजना है इसके तहत जो दरें हैं उन्हें 4 अनुसूचियों के अंदर विभाजित किया गया है, जिसमें से पहली और दूसरी जो अनुसूची है उसके अंदर जो वस्त्र और बने बनाए यानी रेडीमेड जो गारमेंट्स है परिधान हैं उन पर केंद्र और राज्य करों और लेवी को निर्दिष्ट किया गया है।
अब बात करते हैं हम इसकी तीसरी और चौथी अनुसूची के बारे में। तो इसकी तीसरी और चौथी अनुसूची है वो निर्यात के लिए लागू केंद्रीय और राज्य करों से संबंधित है, जब कपड़े को विशेष अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत शुल्क मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए गए निर्यात प्रोत्साहन पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण यह योजना शुरू की गई थी। कैबिनेट ने भारत और जर्मनी के बीच में जो रेलवे क्षेत्र को बढ़ाने के लिए समझौते व ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसने रेल मंत्रालय, भारत सरकार और जर्मनी के जो डीबी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग जो कंपनी है उसके बीच में एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहा जाता है, उस पर हस्ताक्षर कर दिया। यानी ये एमओयू साइन किया गया है। रेलवे क्षेत्र के अंदर तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस समझौते पर फरवरी 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस एमओयू के अंदर जो प्रावधान उनकी बात करें तो एमओयू रेलवे क्षेत्र में देश के बीच माल परिचालन, यात्री संचालन और बुनियादी ढांचे के निर्माण और प्रबंधन पर कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त जो यह है एक आधुनिक और प्रतिस्पर्धी रेलवे संगठन, रेलवे संचालन के लिए आईटी समाधान, विपणन और बिक्री और प्रशासन उद्देश्यों के विकास को भी बढ़ाएगा। ये दोनों पक्षों के बीच में भविष्य में होने वाली जो रखरखाव और निजी ट्रेन संचालन में भी सुधार करेगा। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें, इसका जो बैकग्राउंड है वो है कि रेल मंत्रालय है उसने विश्व के विकास सहित कई क्षेत्रों में विभिन्न विदेशी सरकारों और राष्ट्रीय रेलवे के साथ में रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए कई जो एमओयूज़ हैं उन और इसके अलावा सहयोग के जो ज्ञापन हैं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं और संयुक्त घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत जो क्लास स्टेशन यानी उच्च स्तरीय जो स्टेशन है, हाई स्पीड रेल, इसके अलावा हैवी ऑपरेशन, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण और मौजूदा मार्गों की जो गति बढ़ाना, इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। 25 मई 2020 को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया है। ये प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है। थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने और थायराइड रोगों के उपचार के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 25 मई को यह दिवस मनाया जाता है और यह 5 प्रमुख लक्ष्यों को केंद्रित करता है, जिनमें से पहला है थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना। दूसरा है थायराइड रोगों के इलाज में समझ को बढ़ावा देना। थर्ड, थायराइड रोगों के प्रसार पर जोर देना। यहाँ पर थायराइड रोगों के प्रसार से तात्पर्य है कि थायराइड रोग की जो जागरूकता है उसके प्रसार पर जोर देना। इसके अलावा शिक्षा और रोकथाम कार्यक्रमों के लिए तत्काल आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना और नए उपचार के तरीकों के बारे में जागरूकता का विस्तार करना। ये 5 जो लक्ष्य हैं इन पर आधारित जो विश्व थायराइड दिवस है इसके जो उद्देश्य होते हैं ये। इसके अलावा हम इस थायराइड ग्रंथि के बारे में बात करेंगे, जो रोग है इसके बारे में बात करते हैं। तो जो थायराइड रोग है, जो रोग थायराइड ग्रंथि, जिसे अक्सर थायराइड के रूप में जाना जाता है, जो हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनमें से एक है, उसमें यह रोग पाया जाता है। यह गर्दन में स्थित तितली के आकार की ग्रंथि होती है और थायराइड स्वास्थ्य बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा उत्पादित हार्मोन महत्वपूर्ण शरीर के कार्यों को प्रभावित करते हैं और ये जो थायराइड है इसी के माध्यम से जो इसके अगर हार्मोन में जो इम्बैलेंस होता है तो विभिन्न प्रकार के जो रोग, मोटापा बढ़ना, इस तरह की बीमारियां मानव को घेरने लगती हैं। अगला हमारा टॉपिक है आभास झा को जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय मूल के जो अर्थशास्त्री हैं आभास झा, उन्हें दक्षिण एशिया में विश्व बैंक के महत्वपूर्ण पद जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के जो पद है उसमें नियुक्ति दी गई है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब भारत और बांग्लादेश के अंदर अम्फान तूफान से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। जैसा कि अभी आपने देखा है कि अम्फान तूफान जो है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर उठा और वहाँ बंगाल की खाड़ी के अंदर आगे बढ़ता हुआ उड़ीसा, बांग्लादेश और जो पश्चिम बंगाल जो राज्य हैं, इसके अलावा भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है, उसके अंदर काफ़ी उसने नुकसान किया है।
आभास जागा जो शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक दक्षिण एशिया क्षेत्र आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन टीम को जोड़ने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित और मदद करना होगा। ये इनका उद्देश्य होगा, इसकी उनकी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि आभास जहाँ अन्य प्रैक्टिस मैनेजरों और ग्लोबल सॉल्यूशंस ग्रुप्स के साथ मिलकर के काम करेंगे ताकि बड़े पैमाने पर न केवल अभिनव और उच्च गुणवत्ता वाले समाधान पेश किए जा सके, बल्कि इन देशों के सहयोग हेतु वैश्विक ज्ञान और उसके प्रवाह को भी बढ़ावा दिया जा सके। आभास झा ने साल 2001 में वर्ल्ड बैंक ज्वाइन किया था और इस दौरान वे बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के जो बैंक कार्यालय हैं उनके अंदर कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। आभास झा ने इस दौरान लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, यूरोप, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया तथा प्रशांत क्षेत्रों के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। इनके बारे में बात करें और तो ये बिहार के जो बिहार की राजधानी है उस पटना, उसमें स्थित सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के पूर्व छात्र रहे हैं। और विश्व बैंक के अंदर जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने जा रहे आभास झा, इससे पहले कुछ समय पहले तक पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शहरी विकास और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बतौर प्रैक्टिस मैनेजर भी काम कर रहे थे। उनके अधिकार क्षेत्र में वर्तमान में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव, ये सभी देश इनके अधिकार क्षेत्र के अंदर शामिल होंगे। तो इसी के साथ में हमारी आज की करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो कंप्लीट होगी। उसके सारे टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं और अब बारी है अंत में हमारे प्रश्न की। तो हमारा आज का जो प्रश्न है वह है, हाल ही में भारत सरकार की डिजिटल इंडिया की पहल को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग से संबंधित सूचनाओं के साझाकरण के लिए कौन से मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जा रहा है? आप अपने इस प्रश्न का जो जवाब है वो वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब है उमंग मोबाइल ऐप। भारत सरकार की जो डिजिटल इंडिया की जो पहल है उसे आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भारतीय मौसम विभाग से संबंधित सूचनाओं को लोगों तक, नागरिकों तक पहुंचाने के लिए उमंग मोबाइल ऐप जो है उसका यूज किया जा रहा है। इसके ये जो मोबाइल ऐप है वो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक ही मोबाइल ऐप के माध्यम से सरकारी सेवाओं को पहुंचाने के लिए वर्ष 2017 के अंदर उमंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। और इसका जो पूरा नाम है उमंग UMANG, तो इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इसकी जो ऑनबोर्ड सर्विस हैं उसके अंदर जो 7 प्रकार की जो सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिनके अंदर वर्तमान में मौसम की स्थिति, दूसरी नावकास्ट, थर्ड है नगर पूर्वानुमान, चौथी है वर्षा की सूचना, पांचवी पर्यटन पूर्वानुमान, छठी है चेतावनी और सातवीं चक्रवात। इस प्रकार से जो 7 सेवाएं हैं उन्हें ऑनबोर्ड सर्विस के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। और इस टॉपिक से संबंधित और अतिरिक्त जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप पिछले वीडियो के अंदर इसे देख सकते हैं। तो इसी के साथ में हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट हुई है। अब जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, आपके जो जितने भी अमूल्य सुझाव हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जा कर के हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सुझावों पर निश्चित रूप से गौर किया जाएगा और जो कंटेंट है उसे और अधिक बेहतर बनाने में आप हमारा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।